आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्पेशल एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो ये यूनिट है, ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हो। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स जानने होंगे। उस टर्म्स को पहले हम शुरू करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या, कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक यूनिट है, इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में टर्मिनोलॉजी क्या है, इन चीज़ को हम शुरू करते हैं। और इस चीज़ को शुरू करने से पहले हम एक चीज़ शुरू करते हैं, जैसे साल्ट। साल्ट क्या होता है? साल्ट क्या होता है? जनरली हम साल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि साल्ट एक एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे एक सिंपल सा साल्ट हम NaCl की बात करते हैं, तो NaCl जो होता है वो NaOH और HCl के कॉम्बिनेशन से इसका न्यूट्रलाइजेशन, NaCl और HCl के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से NaCl का फॉर्मेशन होता है। और NaCl एक साल्ट है, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। NaCl एक सिंपल साल्ट है। और NaCl जो एक सिंपल साल्ट है, इसमें एक कैटायन Na+ है और एक एनायन Cl- है। इसी तरीके से अगर हम एक साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। और इसमें जो कैटायन होते हैं वो होता है Ca2+, और इसमें एनायन के रूप में होता है कार्बोनेट। ये एक सिंपल साल्ट के एग्जांपल्स हमने लिखा है, चाहे वो NaCl हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो। इसके अलावा हम एक दूसरे तरह का साल्ट भी लिखते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे कि एक साल्ट में लिखता हूं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। इस साल्ट से भी हम सभी परिचित होंगे, ये भी एक साल्ट है। और ये साल्ट एक सिंपल साल्ट नहीं है, बल्कि ये एक डबल साल्ट है। ये एक डबल साल्ट है। और डबल साल्ट का मतलब ये हुआ कि सीधी सी मीनिंग है, एक ऐसा साल्ट है, डबल साल्ट एक ऐसा साल्ट है जिसमें दो सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। और ये जो दोनों साल्ट है, एक साल्ट है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा साल्ट है एल्युमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की मिक्सिंग से, और मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग जब इवापोरेशन करते हैं, या सीधे सीधे शब्दों में ये समझना है कि ये एक डबल साल्ट है। और ये डबल साल्ट दो सिंपल साल्ट पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसी तरीके का एक साल्ट हम, और भी बहुत सारे साल्ट है, एक साल्ट हम ये भी पढ़ते हैं कि NH4 twice SO4 FeSO4 .6H2O। ये भी एक डबल साल्ट का एग्जांपल है। और ये डबल साल्ट भी दो सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बना है। और इस साल्ट का नाम है अमोनियम सल्फेट और इस साल्ट का नाम है फेरस सल्फेट। तो हमने एक सिंपल साल्ट पढ़ा, NaCl पढ़ा, एक सिंपल साल्ट कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा। हमने ये दोनों साल्ट से हम सभी परिचित हैं। ये दोनों साल्ट एक डबल साल्ट के एग्जांपल्स हैं। और डबल साल्ट का ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना है। ये अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना है। इसी तरीके से हम एक दूसरे साल्ट के बारे में यहां लिखते हैं K4FeCN6। लोअर क्लासेस में कहीं न कहीं ये बुक्स में जरूर देखने को मिला होगा। K4FeCN6 भी एक साल्ट है, ये भी एक कंपाउंड है। और इस कंपाउंड का नाम जो जनरल नेम होता है, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरीके से एक साल्ट में और लिखता हूं K3FeCN6, इसका भी कॉमन नेम है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। कुछ और साल्ट लिखते हैं, जैसे ZnNH3 टेट्रा SO4 है, ये भी एक साल्ट है। और ये जो तीनों साल्ट हमने लिखा है, और ये दोनों साल्ट्स हैं,
इन साल्ट्स में कुछ बात की सिमिलरिटी ये है कि जैसे ये डबल साल्ट पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये साल्ट अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक उसी तरीके से ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, जिसको हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं, ये साल्ट बना है पोटेशियम साइनाइड एंड फेरस साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के कॉम्बिनेशन से बना है। और ये जो साल्ट है K3FeCN6, ये जो साल्ट है वो KCN और FeCN थ्राइस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, मतलब पोटेशियम साइनाइड और फेरिक साइनाइड के कॉम्बिनेशन से पोटेशियम फेरिसाइनाइड बना है, और पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के कॉम्बिनेशन से पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना है। तो चाहे ये डबल साल्ट हो या ये स्पेशल टाइप का कंपाउंड होता है, इसी साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, या इसको एक कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, क्यों इसका नाम है, इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। बट केवल अभी मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि डबल साल्ट का हमने 2 एग्जांपल लिखा और यहाँ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स लिखे। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि डबल साल्ट भी 2 सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने एग्जांपल लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चाहे पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो या पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी हो, ये दोनों भी 2 सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। बस अंतर केवल ये होता है कि उनके बिहेवियर में अंतर होता है कि कॉम्बिनेशन के बाद जो साल्ट बनता है या जो कंपाउंड बनता है उनके बिहेवियर में अंतर होता है। जैसे हमने ये कहा कि KCN और FeCN ट्वाइस के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बना, इस साल्ट का नाम हुआ K4FeCN6। और ये जब कॉम्बिनेशन से हुआ तो एक इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसका ये है कि इसके 4 मोल्स और इसका 1 मोल, मतलब पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड की जो मिक्सिंग हुई वो 4:1 रेशियो में हुई। 4:1 रेशियो में जब इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन के बाद जो साल्ट बना, उस साल्ट का नाम हुआ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरीके से जब हम KCN और फेरिक साइनाइड FeCN थ्राइस, और इसको जब हम 3:1 रेशियो में जब हम कंबाइन करते हैं, इसकी मिक्सिंग करते हैं, तो ये बनता है K3FeCN6। K3FeCN6 बनता है या पोटेशियम फेरिसाइनाइड बनता है। अब हम इस चीज को अगर देखें तो जिन आयनों से, जैसे ये पोटेशियम साइनाइड है, ये फेरस साइनाइड है, ये रेशियो में 4:1 रेशियो में मिक्सिंग हमने किया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना। इसी पोटेशियम साइनाइड और फेरिक साइनाइड को 3:1 रेशियो में जब हमने इसको लिखा, तो 3:1 रेशियो में जब इसकी मिक्सिंग किया तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड बना। अंतर क्या है कि जिन आयनों से मिलकर के ये बना, पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन से मिलकर बना, और ये बना फेरस आयन, ये जो होता है इसमें ये फेरस आयन है, फेरस आयन है, और ये साइनाइड आयन है। तो ये जो फेरस साइनाइड है वो फेरस आयन और साइनाइड आयन से बना, और यहाँ जो ये बना पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन से मिलकर बना। जब इनके कॉम्बिनेशन से ये जो साल्ट बना, जब इसका डिसोसिएशन हम कराते हैं, जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनता है 4K+ एंड प्लस FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज, ये बनता है। मतलब क्या हुआ कि जब इस साल्ट का डिसोसिएशन हुआ तो पोटेशियम आयन दिख रहा है, बट फेरस आयन और साइनाइड आयन सेपरेट आयन के रूप में नहीं दिख रहा है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में दिख रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है। जब इसकी बात करते हैं और जब इसका डिसोसिएशन होता है, तो यहां भी बनता है 3K+ और FeCN6 पे 3 नेगेटिव चार्ज। यहां भी वही है कि ये बना है पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन से, ये बना है फेरिक आयन और साइनाइड आयन से, बट इन दोनों साल्ट के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बना, जिसको हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड कह रहे हैं, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड का जब डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन के बाद पोटेशियम आयन तो बनता है, बट साइनाइड आयन, ये जो साइनाइड आयन यहाँ दिख रहा है और यहाँ जो फेरिक आयन दिख रहा है,
ये साइनाइड और फेरिक आयन सेपरेट आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं होता, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में यहां दिखता है, और इस कॉम्प्लेक्स आयन का नाम होता है फेरिसाइनाइड आयन। एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। मतलब क्या हमने देखा कि जब दो सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एक ऐसा एडिशन कंपाउंड या एक ऐसा एडिशन साल्ट जो डिसोसिएशन के बाद उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है जिन आयन से मिलकर वो बना होता है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना होता है, अगर उन्हीं आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है तो इस तरह के आयन को या इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। और कॉम्प्लेक्स जो साल्ट है उसका नाम इसलिए कॉम्प्लेक्स साल्ट है बिकॉज़ कॉम्प्लेक्स साल्ट हैव एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। एक कॉम्प्लेक्स आयन इसमें है, एक कॉम्प्लेक्स आयन इसमें है। तो इसको हम नॉर्मल साल्ट नहीं कहते हैं, डबल साल्ट नहीं कहते हैं, बल्कि इसका स्पेशल नेम है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो हम कॉम्प्लेक्स साल्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट में एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन होता है। जैसा कि दिख रहा है कि इस तरह के आयन कभी देखे नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो फिर मैं एक बात बोलूं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा साल्ट जो जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना होता है आफ्टर डिसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो ऐसे साल्ट को हम कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो सारे एग्जांपल्स हमने लिखा, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल लिखा बिकॉज़ दिस साल्ट हैव एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। अब दूसरी बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? तो इसका भी रीजन है कि इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इसलिए कहते हैं, जैसा कि हमने यहां पे फिर से लिखूं कि K4FeCN6 जिसका एक कॉमन नेम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड नाम है, तो इसका जब डिसोसिएशन हुआ तो आफ्टर डिसोसिएशन ये बना 4K+ और एक यहां बना FeCN6 4 नेगेटिव चार्ज। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। और 11th क्लास की केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स, आयंस, कंपाउंड्स का हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो फेरिक ये जो फेरोसाइनाइड है, इस फेरोसाइनाइड का जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये Cn है, ये Cn है, ये Cn, ये Cn, ये C से N जुड़ता है और यहां भी C से N जुड़ता है और इसके ऊपर हम 2 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स, ये इस फेरोसाइनाइड आयन का, ये फेरोसाइनाइड आयन का एक स्ट्रक्चर है। अब जब ये स्ट्रक्चर, अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया है, तो इस साल्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन का जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जैसा कि हमें स्ट्रक्चर से दिख रहा है कि इसमें एक मेटल है Fe है और ये जो सेंट्रल मेटल है उसके अराउंड 6 साइनाइड्स आयंस जो है वो एक्युमुलेट है, उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर के उससे जुड़ रहे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और जुड़ने का जो तरीका है, थ्रू कैसे जुड़ रहे हैं? थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल के साथ जो कुछ केमिकल स्पीशीज है कॉम्प्लेक्स आयन में, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन में जो सेंट्रल मेटल के साथ जो केमिकल स्पीशीज हैं वो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू सेंट्रल मेटल के साथ जुड़े होते हैं, एंड दैट इज व्हाई कॉम्प्लेक्स साल्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी नाते कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेंट्रल मेटल है उस सेंट्रल मेटल के साथ जो केमिकल स्पीशीज होते हैं कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल के अलावा, वो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं, इसी नाते या बॉन्ड बनाए होते हैं। इसी कारण से हम कॉम्प्लेक्स को साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अभी तक हमने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स साल्ट के कुछ एग्जांपल्स लिखे और इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट क्यों कहते हैं और कॉम्प्लेक्स साल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, ये हमने अभी तक पढ़ा। इसके अलावा हम थोड़ी सी डबल साल्ट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एक बहुत कॉमन साल्ट है, कॉमन डबल साल्ट है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड डॉट 24H2O।
ये भी जैसे वहां हमने लिखा था कि पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड के कॉम्बिनेशन से बना था, वैसे ही दो सिंपल साल्ट पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से ये डबल साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। और ये जो डबल साल्ट है, इस डबल साल्ट में एक पोटेशियम आयन है और एक सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन है, इसमें क्या है, एल्युमिनियम आयन है और सल्फेट आयन है। नंबर्स अलग अलग हैं, बट ये है कि इसमें सल्फेट आयन और एल्युमिनियम आयन से मिलकर बना है, ये सल्फेट आयन और पोटेशियम आयन से मिलकर बना है। और जब इस साल्ट का जब डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये जो जिन आयनों में ये डिसोसिएट होता है वो आयन होते हैं K+SO4 2 नेगेटिव एंड Al3+। तो ये 3 आयन्स बनते हैं। मतलब क्या हुआ कि इन्हीं आयनों से, इसी पोटेशियम आयन और सल्फेट से मिलकर ये बना होता है, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट से मिलकर ये साल्ट बना होता है। और जिन आयनों से मिलकर ये दोनों साल्ट बने होते हैं, जब उन साल्ट के कॉम्बिनेशन से एक डबल साल्ट ये बनता है, तो उस डबल साल्ट के डिसोसिएशन से वो उन्हीं आयनों में टूट जाते हैं जिन आयनों से मिलकर के वो साल्ट बनते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स साल्ट में और डबल साल्ट में, कि आफ्टर डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयनों में डिसोसिएट कॉम्प्लेक्स है, उन कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है जिनसे वो मिलकर बना होता है। बट डबल साल्ट की ये प्रॉपर्टी है कि डबल साल्ट जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना होता है उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में वो डिसोसिएट होता है। इट मींस क्या हुआ कि इसके अगर ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड्स की डबल साल्ट की बात किया जाए, तो इन एक्वस सॉल्यूशन दे लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हैं, इंडिविजुअल नहीं ओवरऑल जो साल्ट है उसकी आइडेंटिटी लूज होती है। बट कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। बट इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, क्योंकि ये पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन, तो जो इनकी आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ भी सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी होता है। तो ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम दूसरी बात कहें, अब ये हमने ये अभी तक ये बताया कि ये डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब हम चलते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चूंकि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि 10+2 के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके पहले 10th क्लास तक स्टूडेंट अननोन होता है इन चीजों से। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको पढ़ना होता है, पहले उन टर्म्स को हम जाने, और टर्म्स को जानने के लिए तमाम टर्म्स हैं, उन टर्म्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहली चीज तो ये पढ़ लेते हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कोई स्पेशल कैटेगरी का मेटल होता है या सभी के सभी मेटल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन में है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं कि जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स have tendency to form coordination compound। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। इसके साथ साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के भी कुछ होते हैं, कुछ एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी। या कुल मिला के ये क्या है कि क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। इसके साथ साथ पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट भी होते हैं, जैसे बोरान है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, इनमें भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। ये बोरान, बेरिलियम और एल्युमिनियम के साथ कुछ और भी हैं, बट हम स्पेशली अभी बोरान, बेरिलियम और एल्युमिनियम की बात करते हैं। तो मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सम एलिमेंट्स फ्रॉम पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट जैसे बोरान, बेरिलियम और एल्युमिनियम में भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका रीजन हम पढ़ते हैं कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। तो ये कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स साल्ट का फॉर्मेशन वे ही आयंस या वे ही मेटल्स करते हैं जिनका पहला कंडीशन ये है कि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज,
should be high। पहला ये है कि चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, या इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कह देते हैं, कि जो कैटायन होना चाहिए, क्योंकि मेटल जो होता है वो जनरली मेटल ही सेंट्रल जो मेटल होता है, तो वो जो सेंट्रल मेटल होता है वो जनरली कैटायन होता है, और जो कैटायन होना चाहिए उसकी जो चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कोई भी कौन सा कैटायन या कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसकी पहली कंडीशन ये है कि मेटल या कैटायन शुड हैव हाई चार्ज डेंसिटी, तो उसकी चार्ज ज्यादा होनी चाहिए और साइज छोटी होनी चाहिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उसकी चार्जेस अधिक होते हैं, साइज छोटी होती है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। दूसरा, और यही चीज बोरान, बेरिलियम और एल्युमिनियम में भी होता है कि इसकी साइज कंपैरेटिवली छोटी होती है और चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी होती है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि this central metal should have some vacant orbitals। जो सेंट्रल मेटल होना चाहिए उसके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए। और वैकेंट ऑर्बिटल किस लिए? वैकेंट ऑर्बिटल इसलिए कि जैसा अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल के साथ जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो केमिकल स्पेसीज होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन करता है तो उसमें होता क्या है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो डायरेक्शन होती है उस केमिकल स्पेसीज को हम लोग लिगैंड कहते हैं। तो लिगैंड से सेंट्रल मेटल की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब लिगैंड जो होता है वो डोनर होता है और जो सेंट्रल मेटल होता है एक्सेप्टर होता है। तो जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्युपाई करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो स्पेशली ये दो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को अगर कोई एलिमेंट्स, कोई भी मेटल अगर फुलफिल करता है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, अब हम इसके बाद इसके टर्म्स पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं या कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखते हैं। तो मैं फिर एक बार बोलूं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि सेंट्रल मेटल शुड हैव हाई चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी का मतलब उसकी साइज छोटी हो और कैटायनिक चार्ज ज्यादा हो, और दूसरा ये है कि उसके पास उस सेंट्रल मेटल के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्युपाई कर सके। अब हम चलते हैं, तो पहला चीज हमने सेंट्रल मेटल के बारे में पढ़ लिया कि सेंट्रल मेटल बेसिकली जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है या पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बोरान, बेरिलियम, एल्युमिनियम एक्सेट्रा हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि लिगैंड। हमने एक ये कहा कि एक टर्म है लिगैंड है, और लिगैंड क्या है। मैं लिगैंड को समझाने से पहले मैं यहाँ एक एग्जांपल फिर से लिखता हूँ कि फॉर एफिशिएंसी एक कॉमन एग्जांपल है, इसलिए इस एग्जांपल को बार-बार लिख रहा हूँ। अब ये क्या है कि हमने ये कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, और इस कॉम्प्लेक्स आयन में जिसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है, इस कॉम्प्लेक्स आयन में एक सेंट्रल मेटल होता है, और सेंट्रल मेटल के अराउंड या सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कुछ केमिकल स्पेसीज होते हैं, और उन केमिकल स्पेसीज को ये जो केमिकल स्पेसीज होते हैं ये लिगैंड है, और ये क्या है, सेंट्रल मेटल है। तो मतलब क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स आयन में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के साथ जो कुछ केमिकल स्पेसीज होते हैं, उन केमिकल स्पेसीज जो होते हैं वो लिगैंड होते हैं। अब लिगैंड का फंक्शन क्या है, लिगैंड होता क्या है, तो लिगैंड को हम ये कह सकते हैं कि दोज केमिकल स्पेसीज व्हिच हैव टेंडेंसी to form coordinate bond with central metal are known as ligand। या ये कहें कि those chemical species which have tendency to form coordinate bond with central metal in coordination sphere are known as ligands। मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के साथ ऐसे केमिकल स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी रखते हैं, ऐसे केमिकल स्पेसीज को हम लिगैंड्स कहते हैं। अब जो लिगैंड्स मतलब क्या हुआ, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो लिगैंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे। जो लिगैंड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होंगे, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि जब
हम दो एलिमेंट लिखते हैं ए और बी है, ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो ए को हम कहते हैं डोनर, बी को कहते हैं एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर जो होना चाहिए, चूंकि यहाँ सेंट्रल मेटल हमने ये दिखाया कि सेंट्रल मेटल से लिगेंड की तरफ जो है, सॉरी मेटल से लिगेंड की तरफ, लिगेंड से मेटल की तरफ जो बॉन्ड बनता है, इसलिए जो ये लिगेंड होता है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, ये डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। और ये जो सेंट्रल मेटल होता है एक्सेप्टर होता है, और एक्सेप्टर होने के नाते, इसी नाते सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको ऑक्युपाई करने के लिए इसके पास खाली जगह होनी चाहिए। तो ये लिगेंड हो गया। तो लिगेंड को स्पेशली हम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। हमने अपने डिफिनेशन में ये बोला कि ऐसा केमिकल स्पेसीज जो सेंट्रल मेटल को के साथ एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसे हम लिगेंड कहते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे भी लिगेंड्स हो सकते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाए, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, एक्सेट्रा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल के पास जितने पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा उसके पास उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। फिर अब लिगेंड जो हो सकता है, लिगेंड जो भी होता है लिगेंड वो एनायनिक भी हो सकता है, जनरली एनायनिक ही होते हैं, एनायनिक भी हो सकता है। ये जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये जो लिगेंड है कुछ केसेस में ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो लिगेंड जो है वो एनायनिक भी हो सकता है, लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है, और पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज भी हो सकता है। अब पहले हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर लें। जैसे H2O जो होता है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बट लिगेंड के रूप में बिहेव करता है, और ये लिगेंड है। NH3 जो है अमोनिया, जिसको सिंपली हम अमोनिया कहते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम एमाइन हो जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये CO है, जिसको हम सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। NO होता है, जिसको हम नाइट्रोसिल कहते हैं। ऐसे ही PY से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पिरिडीन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम हो जाता है एक्वा, इसका नाम होता है AMMINE, एमाइन होता है। इसका नाम होता है CO, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम कार्बोनिल होता है, और इसका नाम होता है नाइट्रोसिल होता है, और इसका नाम होता है पिरिडीन। ये पिरिडीन है। तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। कुछ हमने एग्जांपल्स लिख लिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के, जो लिगेंड के रूप में बिहेव करते हैं। एनायनिक के रूप में लिखे तो जितने भी हैलाइड्स हैं, चाहे वो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, ये सभी एनायनिक लिगेंड होते हैं। ये CH3COO- होता है, जिसका नाम होता है एसीटेटो। CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज, जिसको हम कार्बोनेट कहते हैं, बट यहाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको कार्बोनेटो कहते हैं। SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, जिसको हम सल्फेट कहते हैं, बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम सल्फेटो होता है। इसी तरीके से NO2-, जिसका नाम होता है नाइट्रो नाम होता है। ONO-, इसका नाम नाइट्राइटो होता है। CN-, जिसका नाम होता है साइनाइड होता है। NC-, आइसोसाइनाइड होता है। मैं ये ऊपर से मिटाता हूं, और इसका नाम जब रखते हैं तो हेलो रखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे SCN-, इसका नाम होता है थायोसाइनाइडो होता है। NCS, आइसोथायोसाइनाइडो
साइनाइडो होता है। ये सभी के सभी एनायनिक लिगेंड्स हैं। फिर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। पॉजिटिवली चार्ज के केस में जैसे NO+ अगर हो तो इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, ये कैटायन है जो लिगेंड के रूप में होता है। ऐसे ही NH2 NES3+, ये जो इसका नाम होता है हाइड्रोजोनियम होता है। ये एक लिगेंड है, पॉजिटिवली चार्ज केमिकल स्पीशीज है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सभी एनायनिक लिगेंड्स हैं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे इन है, इसका नाम होता है, कॉमन नेम है इसका इथाइलिन डाइएमाइन होता है, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रल लिगेंड हैं। तो ये लिगेंड का जो क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, कि किस तरह का चार्ज है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। इस आधार पर हमने लिगेंड का क्लासिफिकेशन किया कि लिगेंड्स जो है एनायनिक भी हो सकता है, लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लिगेंड जो है पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। इसके बाद फिर एक क्लासिफिकेशन हम लिगेंड्स का कई तरीके से कर सकते हैं। एक लिगेंड का क्लासिफिकेशन हम और करते हैं, जैसे कि लिगेंड, हमने ये कहा कि जब लिगेंड को डिफाइन किया तो लिगेंड्स को हमने ये कहा कि एक ऐसा केमिकल स्पीशीज जो सेंट्रल मेटल के साथ एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस तरह के केमिकल स्पीशीज को हम लिगेंड कह सकते हैं। तो हमने अपने जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब क्या हुआ कि मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल के साथ, तो नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, और इस डेंसिटी को कहते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जो सेंट्रल मेटल से लिगेंड के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी के आधार पर, उसकी लिगेंड की डेंसिटी के आधार पर कि हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो ये होता है कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट या बाइडेंटेट। मोनोडेंटेट का एक और नाम यूनिडेंटेट भी लिखा जाता है, यूनिडेंटेट। तो बाइडेंटेट या मोनोडेंटेट, पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा केमिकल स्पीशीज, एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है उसे हम मोनोडेंटेट, एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम मोनोडेंटेट कहते हैं। और एक ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ, एक ही लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम बाइडेंटेट कहते हैं। जितने भी एग्जांपल्स हमने इसके पहले लिखा था वो मोस्टली ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स थे। और बाइडेंटेट की जब हम बात करते हैं तो बाइडेंटेट में 3 एग्जांपल्स ओनली हम लिखते हैं। एक लिखते हैं OX लिखते हैं साल्ट में, और इसका नाम पूरा होता है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, जिसका स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर है, ये ऑक्जेलेट है जिसको हम मोस्टली इसको हम ऑक्जेलेट कहते हैं। बट जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका नाम हम लिखते हैं और ये कहते हैं, इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो। इसी तरीके से एक दूसरा हम लिखते हैं इन का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। या एक और इसका नाम है, IUPAC में इसका नाम हो जाता है इथेन 1,2 डाइएमाइन, इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे बनता है, NH2 CH2 CH2 और NH2। सेंट्रल मेटल के साथ ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये भी बाइडेंटेट का एग्जांपल है। एक तीसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल, हम एक तीसरा एग्जांपल लिखते हैं ग्लाइसिनेटो, GLY, जिसका पूरा नाम होता है ग्लाइसिनेटो। ये पूरा नाम इसका है ग्लाइसिनेटो। ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है। हम देखते हैं कि कैसे ये बाइडेंटेट के रूप में काम करता है। NH2 CH2 COO, ये ग्लाइसिनेटो का स्ट्रक्चर है, ये फार्मूला है।
ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब ये ऑक्सिलेटो इथाइलिन डाइएमीन जिसको हम इन कहते हैं, ग्लाइसिनेटो GLY कहते हैं, ये तीनों बाइडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल्स हैं। अब एक चीज और कहते हैं कि बाइडेंटेट में भी हम एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके या सेंट्रल मेटल के साथ लिंक हो रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों सिमेट्रिकल है। यहाँ भी O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी O पे नेगेटिव चार्ज है। इसलिए इस तरह के लिगेंड को ये जो ऑक्सिलेटो है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। सिमेट्रिकल का मतलब ये कि जो बाइडेंटेट लिगेंड है उस बाइडेंटेट लिगेंड में अगर दोनों डोनर एटम जो है वो सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, तो इसको हम सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कहते हैं। या इसको हम AA टाइप का बाइडेंटेट कहते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड है AA टाइप का। इसी तरीके से यहाँ इन को भी हम देख रहे हैं, तो इन में भी ये यहाँ नाइट्रोजन एटम, ये भी नाइट्रोजन एटम, ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का एग्जांपल है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का एग्जांपल है। और चूंकि दोनों डोनर एटम एक तरीके के हैं इसलिए ये भी AA टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला एक नाइट्रोजन है तो एक ऑक्सीजन है। दोनों डिफरेंट एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ, इसलिए इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, दोनों एटम अलग अलग हैं, इसलिए इसको ये AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है। AB टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड है। इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स साल्ट को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी किस तरह के एलिमेंट्स में होती है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी की कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें होती हैं जब कोई एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी रखता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाता है। फिर हमने पढ़ा उसी चूंकि जो जिस एलिमेंट में या जिस मेटल में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है उसको हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। फिर सेंट्रल मेटल की कंडीशंस क्या होती है ये पढ़ लिया। फिर हमने ये पढ़ा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, तमाम टर्म्स हैं। तो आज हमने अभी लिगेंड्स के बारे में पढ़ा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स ऐसे केमिकल स्पीशीज होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट, कम से कम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक से ज्यादा भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो उस लिगेंड की उस नंबर को हम डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी के आधार पर हम लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। आज हमने मोनोडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में पढ़ा। हमने एक मोनोडेंटेट का एग्जांपल्स भी लिखा था और बाइडेंटेट के हमने 3 एग्जांपल्स लिखे, ऑक्सिलेटो, इथाइलिन डाइएमीन एंड ग्लाइसिनेटो का एग्जांपल लिखा। ये दोनों बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट में भी हमने क्लासिफिकेशन किया कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेट एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट के बारे में पढ़ा। सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें दोनों डोनर एटम सिमिलर हो, अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों जो डोनर एटम है वो डिफरेंट है, वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। फिर हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन एक और किया कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि किस तरह का चार्ज है। अगर न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और कैटायनिक भी हो सकता है, बट मोस्टली एनायनिक और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ही लिगेंड्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो नए और भी बहुत सारे टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ इसके साथ, अगर किसी को किसी चीज़ के बारे में अगर डाउट होता है तो वो मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके कमेंट के रूप में मैसेज करें और वो पूछ सकते हैं कि कहीं किसी का डाउट हो, डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। फिर मैं एक चीज़ कहूँ कि चूँकि केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मिक्स लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है और हिंदी मीडियम के लोगों से भी वो चाहिए कि जितने भी टर्म्स हैं जब आप हायर स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि हिंदी के टर्म बोलने में और समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई हो, इसलिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो टर्म्स को इंग्लिश में ज़रूर समझें। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो का बेनिफिट अन्य स्टूडेंट भी ले सकें। थैंक यू।